हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको टाटा स्टील बीएसएल का एनालिसिस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि शेयर में क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको इसमें इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो होगी, हम जो नए शेयर का एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे, आप उसको मिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं होप करता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे, सबसे पहला सवाल तो ये है कि टाटा स्टील करके पहले से एक कंपनी है, तो फिर टाटा स्टील बीएसएल क्यों? देखिए, टाटा स्टील बीएसएल से पहले पहले एक बीएसएल करके कंपनी मार्केट में लिस्ट थी। देखिए, बीएसएल जिसका नाम है भूषण स्टील लिमिटेड, जिसको टाटा स्टील ने एक्वायर कर दिया, मतलब टाटा स्टील लिमिटेड ने भूषण स्टील लिमिटेड को खरीद लिया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड। तो आप समझिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब देखिए कि बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं होगा, वो मतलब इतनी कैपिटल भी नहीं होगी कि वो अपने धंधे को और चला पाए, तो उनको ऐसा लगा कि क्यों ना हम अपने धंधे को किसी और को दे दे, तो इसको टाटा स्टील ने खरीद लिया। अब बीएसएल के अंदर एक सब्सिडरी थी जो थी बमनीपाल स्टील लिमिटेड, वो भी बीएसएल ही था, तो उसकी सब्सिडरी है ये बमनीपाल स्टील लिमिटेड। बीएसएल लिमिटेड है भूषण स्टील लिमिटेड, उसका जो सब्सिडरी था वो था बमनीपाल स्टील लिमिटेड। तो ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाटा स्टील बीएसएल क्यों, अगर टाटा स्टील पहले से लिस्टेड है तो। अब आप ये देखिए, ये एक स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ये तो आप सभी को पता है, नाम में ही पता पड़ रहा है, जिसके अंदर मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स लाइक कॉइल्स, बिलेट्स एंड ट्यूब, इतने सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये तो होगी टाटा स्टील बीएसएल क्या काम करती है। अब हम ये जानेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, या कंपनी के फंडामेंटल्स हमको ये बता रहे हैं कि इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो हम आगे चल के अब वो देखेंगे। तो अब आप ये देखिए, कंपनी की मार्केट कैप पे आप सबसे पहले नजर डालिए। देखिए, कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 4242 करोड़ है। तो ये यहाँ पर एक नजर आ रहा है कि कंपनी खासी छोटी कंपनी है, कंपनी का कारोबार खासा छोटा है, और ये बीएसएल ग्रुप से पहले बिलोंग करती थी, फिर टाटा ने इसको खरीदा है। तो एक सीधा खासा इंडिकेशन है कि कंपनी का कारोबार खासा ही कम है। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी के पी रेशियो की बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो माइनस में निकल कर आता है, तो ये इंडिकेशन ये दे रहा है कि कंपनी घाटे में, कंपनी नुकसान कर रही है। तो ये एक फैक्टर है। अगर मैं इसका सेक्टर का पी देखूं तो वो पॉजिटिव है, और वो जबकि 26 पे चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो सेक्टर खासा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मेन बात तो ये है कि सेक्टर मुनाफा कमा रहा है, सेक्टर की कंपनी मुनाफे में आ रही है, जबकि ये कंपनी घाटे में चल रही है। लेकिन इसमें एक बात है, अगर आप ये देखोगे, गौर से देखोगे, तो इसका सेक्टर का पीबी देखिए आप, सेक्टर का पीबी है इसका 2.39, जबकि अगर आप इसका पीबी रेशियो देखोगे तो वो सिर्फ 0.22 निकल कर आता है। तो देखिए, अब इसका जो मार्केट प्राइस है उसके सिर्फ आपको मतलब 1/5 में मिल रहा है। मतलब अगर मार्केट का प्राइस 100 रुपये, तो ये आपको सिर्फ इसका शेयर मार्केट में 20 रुपये में मिल रहा है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, इसकी जो बुक वैल्यू है वो अगर 100 रुपये, तो ये आपको 22 रुपये में ही मार्केट में मिल रहा है। तो देखा जाए तो इसका पीबी रेशियो एक इंडिकेशन दे रहा है कि शेयर खासा अंडर वैल्यूड है, जबकि पी रेशियो ये बोल रहा है कि कंपनी खासा घाटे में है। तो अब हमको क्या डिसीजन लेना है, तो इस पर हम गौर करेंगे अभी। अब यहां पर आप कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए। अगर पिछले 17, 18, 19 की अगर आप बात करोगे, कंपनी के रेवेन्यू, जिसको हम बोलते हैं टॉप लाइन, जिसको यहाँ पर लाइट ब्लू लाइन चार्ट से शो किया गया है, देखिए 17, 18, 19 तीनों सालों में लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, जबकि 17, 18 में कंपनी को घाटा खासा ही ज्यादा हुआ था। ये आप देख सकते हो, क्योंकि आपको सामने से यहाँ पे चार्ट में ये नजर आ रहा है। उसके बाद 2019 में कंपनी के लिए एक राहत वाली बात थी, 2019 में कंपनी ने खासा बढ़िया परफॉर्म किया।
क्योंकि 2019 में कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा, 2019 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हुई बड़ी, देखा जाए तो कंपनी मुनाफे में आ गई। तो आप देखिए इतना लॉस के बाद कंपनी मुनाफे में आई है, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर से कंपनी का धंधा चौपट हो गया, फिर से कंपनी का रेवेन्यू एक अच्छा खासा गिर गया और कंपनी घाटे में भी आ गई। तो अब देखा जाए तो ये इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अनएट्रैक्टिव है और ऐसा नजर आ रहा है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए तो ही बढ़िया है। अब हम आगे चल के इसके और फैक्टर्स देखते हैं। अब आप ये देखिए, इसमें मेन जो सबसे अच्छी बात है वो है प्रमोटर होल्डिंग। ये देखिए, ये जो है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मेरी टीम मेंबर तो थोड़ी सी गलती से कभी कभार डाल देते हैं, तो उसके लिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पर आप देखिए कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 72% है, ये खासी बढ़िया है और ये एक अपने आप में एक अट्रैक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि 72% की प्रमोटर होल्डिंग खासी बढ़िया है। और यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि मार्केट में सिर्फ 28.35% के शेयर ही मार्केट में चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास अगर 50% से ज्यादा की होल्डिंग होती है तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी आगे चल के बढ़िया परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को उनकी कंपनी के इन एंड आउट पता होते हैं। उनको पता होता है कि कंपनी आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है एक्चुअली। अब अगर इसके मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मात्र 0.61% की होल्डिंग पड़ी हुई है। और अगर मैं डीआईआई की बात करूं तो यहाँ पर डीआईआई की होल्डिंग खासी बढ़िया है, 7.70% की होल्डिंग यहाँ पर डीआईआई के पास है। तो ये एक बढ़िया बात है। अब इसमें वापिस मैं एफआईआई की देखूं, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उनकी यहाँ पर सिर्फ 0.43% की होल्डिंग ही है। अब यहाँ पर रिटेल्स एंड अदर्स, मतलब आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उनके पास यहाँ पर 18.5% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो देखिए इसकी होल्डिंग बहुत बढ़िया है। मेन बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग खासी ज्यादा है, तो ये एक और फैक्टर बनता है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इसका आप शेयर होल्डिंग, मतलब जो इसके प्रमोटर का होल्डिंग पैटर्न है, आप वो देखिए। पिछले 1 साल 3 महीने से लगातार कांस्टेंट रहा है। और यहां पर एक और ये नजर आ रहा है कि पिछले 1 साल 3 महीने में किसी भी प्रमोटर ने अपने न तो अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और न ही अपनी होल्डिंग को बेचा है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। उनको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, क्योंकि आप देखिए अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो जो कंपनी आगे जाके बढ़िया परफॉर्म करेगी, आपको ऐसा लग रहा होगा, तो आप उसमें अपनी होल्डिंग को क्या कम करोगे? बढ़ाने की बात एक बार आप फिर भी सोच सकते हो, क्या कम करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे ना। तो वैसे ही यहाँ पर प्रमोटर भी वैसे ही करते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि कंपनी आगे जाके बढ़िया परफॉर्म करेगी, इसीलिए ना तो वो अपने स्टेक को बेचते हैं, अगर उनके पास और अमाउंट पड़ा होता है तो वो बढ़ा देते हैं अपने स्टेक को। अब मैं आपको कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट को एक्चुअल फिगर्स के साथ समझाता हूं। अब आप यहां पर ये देखिए, ये कंपनी का अगर आप देखोगे 2018, ये लगभग 2018 या 17 में ही टाटा स्टील ने बीएसएल को खरीदा था, फिर ये टाटा स्टील बीएसएल हो गया था। तो तब आप देखिए कंपनी ने 17,000 का तो कंपनी की टोटल इनकम, जिसको आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो, 17,160 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था। लेकिन उसके बाद आप एट दी एंड आप नेट प्रॉफिट को देखिए, 24,000 करोड़ का कंपनी का नेट लॉस आया है, क्योंकि वहां पर आप देखिए माइनस में अमाउंट है। ये देखिए आप, एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से बताता हूं, एक सेकेंड, थोड़ा फोन अटक रहा है। ये देखिए आप 24,566 करोड़। तो ये देखिए आप, तो मेरे ख्याल से इतने घाटा होने के कारण ही बीएसएल लिमिटेड ने इसको टाटा स्टील को सौंप दिया होगा। तो फिर 2019 में जब ये टाटा स्टील के पास ये बीएसएल का कारोबार आ गया था, फिर जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, लगभग 3,500 करोड़ की इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली टोटल इनकम में। लेकिन फिर उसके बाद आप देखोगे कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी एक अच्छा खासा कमाया, 1711 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा कमाया 2019 में। तो पहले साल में जब इसका कारोबार टाटा स्टील ने लिया तो एक अच्छा खासा मुनाफा टाटा स्टील ने इसमें कमाया है। लेकिन अगर आप यहां पर एक चीज गौर करोगे तो कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। ये आप देखिए, यहां पर कंपनी ने 21,000 करोड़ की भले इनकम है, आप एक्सपेंस देखिए, कंपनी का लगभग 15,000 करोड़ का एक्सपेंस है। तो ये क्या दिखा रहा है? अब ये यहां पर ये दिखा रहा है कि 70% का टोटल इनकम कंपनी का खर्चे में निकल जाता है।
तो ये एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कंपनी को अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान रखना चाहिए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए, मतलब लो कॉस्ट में कम ज़्यादा काम करना चाहिए। तो ये कंपनी के लिए एक बुरी बात नजर आ रही है। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। अगली बार कंपनी सिर्फ 18,269 करोड़ ही कमाती है, लेकिन उसमें से लगभग 17,240 करोड़ तो कंपनी अपने एक्सपेंसेस में ही डाल देती है, मतलब 90% तो एक्सपेंसेस में ही चला जाता है। तो ये देखा जाए तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात नजर आ रही है। लेकिन अगर कंपनी के कारोबार के चलते ये एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो, और कंपनी की अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग देखूं तो मेरे ख्याल से ये जो पैसा कंपनी एक्सपेंसेस में लगा रही है ये एक अच्छी जगह पैसा लग रहा है, और मेरे ख्याल से ये आगे चल के ये कंपनी एक अच्छा खासा मुनाफा कमाएगी, क्योंकि आगे चल के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। और अगर आप कंपनी की टोटल इनकम या सेल्स देखोगे तो उसमें इतनी दिक्कतें नजर नहीं आ रही है। अब एट दी एंड इस बार के अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो इस बार वापस कंपनी घाटे में आ गई। 628 करोड़ का कंपनी ने लॉस बुक किया है, लेकिन जो कंपनी ने 2018 में 24,000 करोड़ का घाटा किया था उससे तो ये खासा ही कम है। तो ये एक राहत वाली बात है अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो। अब आप ये देखिए, अब देखिए कंपनी घाटे में, तो सीधी सी बात है कि इसका अर्निंग पर शेयर भी घाटे में ही होगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर निकलता ही नेट प्रॉफिट से। तो देखिए 2018 में ये सीधा 1084 चला गया था, फिर उसके बाद ये 17 रुपये हो गया, क्योंकि कंपनी 2019 में मुनाफे में आ गई थी। फिर उसके बाद ये फिर से -5 रुपीज़ हो गया। लेकिन अगर आप इसकी एक और चीज़ देखोगे तो वो है इसकी बुक वैल्यू। आप इसकी बुक वैल्यू देखिए, इसकी बुक वैल्यू 2018 में 1150 माइनस में हो गया था, मतलब कंपनी की लाइबिलिटीज खासी ज़्यादा होगी 2018 में। तो मेरे ख्याल से कंपनी ने घाटा भी उसके इंटरेस्ट पेमेंट को पे करने में ही घाटा हुआ होगा। लेकिन आप देखिए 2019 में सीधा कंपनी की बुक वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है और सीधा 9.5 रुपए के लगभग आ जाती है। तो मतलब 1159 रुपीज कंपनी की बुक वैल्यू एक साल में बढ़ी जब ये टाटा स्टील ने इस BSL कंपनी को खरीद लिया, और उसके बाद ये फिर से अभी 10.88 हो गया है। तो देखा जाए तो कंपनी की बुक वैल्यू खासी बढ़िया है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। अब हम आगे चल के इसके और फैक्टर्स देखते हैं। अब आप देखिए कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। देखिए कंपनी का 2018 में मार्जिन परसेंटेज था 13%, फिर उसके बाद ये हो गया 18%, मतलब 5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में देखने को मिल गया। लेकिन फिर से कंपनी अपने 2018 वाले परफॉर्मेंस पे आ गई। फिर से आप देखिए कंपनी का वापस परफॉर्मेंस पुअर होने लग गया। फिर वापस कंपनी, मतलब जो पहले कंपनी 2018 में जैसा परफॉर्म कर रही थी वैसे ही कंपनी ने वापस 2020 में भी वैसे ही परफॉर्म किया। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज 2018 में 3% था, फिर वापस वहां से 8% की बढ़ोतरी वापस देखने को मिली, फिर से 6% की बढ़ोतरी देखने को मिल गई। तो देखा जाए तो 2019 में कंपनी ने 18 के मुकाबले बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन 2020 में कंपनी ने पुअर परफॉर्म किया 2019 के मुकाबले। अब अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात की जाए तो अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है तो सीधी सी बात है कि इसका मार्जिन परसेंटेज भी गिरेगा। अब ये -3.45% क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हर 100 रुपए की सेल के ऊपर कंपनी ने 3.45 रुपीज का घाटा किया एट द एंड, नेट घाटा। तो ये कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात है। अब आप ये देखिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज बिल्कुल ही पुअर, एकदम थर्ड क्लास। 2019 में तो रिटर्न ऑन इक्विटी खासा बढ़िया हो गया था क्योंकि कंपनी ने खासा बढ़िया मुनाफा कमाया था। कंपनी ने सीधा 1700 करोड़ का मुनाफा उस समय कमाया था। फिर उसके बाद ये सीधा 52.82 हो गया। तो देखिए मतलब कंपनी घाटे में चली गई। कंपनी की इक्विटी पिछले साल के मुकाबले, मतलब 2019 के मुकाबले 2020 में बढ़ी होगी, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। उसके बावजूद भी कंपनी इतने घाटे में आई है, तो ये एक दिक्कत वाली बात बनी हुई है कंपनी के नजरिए से। तो इसलिए आपको इसमें गौर करना चाहिए और इसमें ध्यान भी देना चाहिए अगर देखा जाए तो। अब अगर मैं कंपनी के ROCE की बात करूं तो 2018 में तो ये माइनस में था, फिर उसके बाद ये फिर से 7% हो गया।
तो अगर देखा जाए तो 9% का ग्रोथ 2019 में आपको इसमें देखने को मिला था। तो ये एक बढ़िया बात थी कंपनी के नजरिए से। अब अगर मैं इसका एट दी एंड अगर इसका आरओसी लेटेस्ट वाला देखूं 2020 वाला, तो ये भी एक बहुत बढ़िया है और एक तरीके से एक अच्छा है, क्योंकि आरओसी ही एक बात होती है जिसपे आप बेस कर सकते हो। अगर पॉजिटिव है तो ये एक बढ़िया बात है। तो ये एक फैक्टर बता रहा है कि 2018 के मुकाबले कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया है। अब अगर आप कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज को देखोगे तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज 2018 में 60% माइनस में था, मतलब एसेट्स के ऊपर कंपनी को इतना घाटा हुआ था। फिर उसके बाद सीधा 4.32% हो गया था। अभी फिर से कंपनी घाटे में आ गई तो फिर से रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज घाटे में आ गया। तो ये देखा जाए तो ये कंपनी के लिए दिक्कत बनी हुई है, कंपनी मुनाफे में आनी चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से एक फैक्टर है जो कि मैं आपको एट दी एंड बताने वाला हूं। अब आप ये देखिए, भले ही कंपनी का धंधा कितना फ्लॉप क्यों ना हो, ये एक बढ़िया बात है जो कि बता रहा है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन खासी बढ़िया है। देखिए 2018 में कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन खासी बुरी थी, 0.11 थी। सिर्फ करंट रेशियो कंपनी का सिर्फ 0.11 था। फिर उसके बाद 2019 में 1.91 हो गया, जो खासा बढ़िया है, क्योंकि अगर कंपनी का करंट रेशियो 1 से ऊपर होता है वो एक बढ़िया माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कंपनी को अपनी लाइबिलिटी, अपनी उधारी जो कि कंपनी को 1 साल के अंदर में चुकानी है, उसको पे करने में, मतलब उसका भुगतान करने में कंपनी को कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। फिर उसके बाद कंपनी का करंट रेशियो गिरा जरूर है लेकिन फिर भी 1 से ऊपर है, तो ये बढ़िया है और ये इंडिकेशन है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन खासी बढ़िया है। और यही एक बात है जो कि एक फैक्टर है जो बता रहा है कि कंपनी खासी बढ़िया अभी भी नजर आ रही है। अब अगर आप कंपनी के क्विक रेशियो को देखोगे तो कंपनी का क्विक रेशियो इतना मैटर नहीं करता है अगर करंट रेशियो 1 से ऊपर है तो एट दी एंड कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन खासी बढ़िया है। अब आप ये देखिए, ये एक फैक्टर है जो कि इस शेयर को खासा महंगा बना देता है और ऐसा मैं बोलूंगा कि इस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वैसे आप ये देखिए 2018 में कंपनी एक हैवी डेट हो गई थी, मतलब कंपनी का डेट खासा ज्यादा हो गया था। देखिए 0.56 का कंपनी का डेट हो गया था, मतलब कंपनी का इतना डेट हो गया था कि कोई हद ही नहीं थी। फिर 2019 में 16.58, मतलब कंपनी का डेट खासा ज्यादा है, मतलब 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर कंपनी ने 16 रुपए का डेट ले रखा है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इसमें 3 रुपए की इसमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने 1 रुपए के ऊपर अब 13.98 रुपीज का डेट हो गया है। लेकिन तो भी ये हैवी डेट कंपनी है, क्योंकि जो कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2:1 में डेट होता है उसमें मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का डेट खासा ज्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल से पहले ये कंपनी बीएसएल ग्रुप के पास थी, तो अभी ये टाटा ग्रुप के पास आ गई है। तो धीरे धीरे अगर इसमें डेट कम होता है तो ये आपके जो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो ये आपके लिए एक बढ़िया बात होगी। अब अगर मैं इसके कवरेज रेशियो को देखूं तो इसका कवरेज रेशियो भी खासा पुअर है और मेन बात तो ये 1 से भी कम है। अगर 1 से भी कम है तो ये बता रहा है कि कंपनी इतना मुनाफा भी नहीं कमा रही है कि अगर उसको जितना इंटरेस्ट पे करना है उतना भी वो मुनाफा नहीं कमा पा रही है। तो ये दिख रहा है कि कंपनी के लिए अभी दिक्कतें बनी हुई नजर आ रही हैं। अब आप ये देखिए, कंपनी की अगर मैं सेल परसेंटेज की बात करूं तो 2018 में 16% था, फिर उसके बाद 20% का CAGR यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। फिर वापिस यहाँ पर 11% की गिरावट आपको कंपनी के CAGR सेल्स परसेंटेज में आपको देखने को मिली। तो देखा जाए तो 2019 से 2020 में कंपनी ने पुअर परफॉर्म किया, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। अब आप ये देखिए, कंपनी का शेयर अगर देखा जाए तो 38.79 रुपीज पे चल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए पेनी स्टॉक है और बहुत ही एक बढ़िया स्टॉक एक तरीके से देखा जाए तो नजर आ रहा है। देखिए इसका अगर आप हाई देखोगे तो 102 इसका हाई है, मतलब हाई से तो ये 60% डिस्काउंट पे ये आपको मिल रहा है। लेकिन देखिए मेन बात आ जाती है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के क्या ग्रोथ है कि नहीं है। देखिए ये कंपनी में मेरे ख्याल से जो मतलब करो या मरो वाला केस है, मतलब इसके अंदर आप जितना लॉस बियर कर सकते हो आप उतना ही पैसा लगाओ, मेरा ऐसा मानना है। देखिए अगर ये कंपनी का आगे चल के डेट कम होता है तो ये एक बढ़िया परफॉर्मिंग स्टॉक हो जाएगा, एक मल्टी बैगर भी बन सकता है। और देखिए आगे जाके अगर डेट और बढ़ता है, कंपनी उधारी और ज्यादा लेती है, तो आगे चल के ये स्टॉक पूरा पानी जैसा भी हो सकता है।
तो इसमें एक मतलब एक डेयरिंग गेम वाला पूरा प्लान होना चाहिए आपका। तो देखा जाए तो स्टॉक अभी भी महंगा है, खासा महंगा है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। तो देखिए इसको अगर आपको बाय करना है तो मेरे ख्याल से देखिए जितना लॉस आप बियर कर सकते हो, मतलब अगर आपने इसमें 10,000 रुपये लगाने हैं आपको और आप 10,000 का लॉस बियर कर सकते हो, मतलब अगर आपको इसमें मुनाफा हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, मतलब ये समझिए कि आप कसिनो का गेम खेल रहे हैं। और देखा जाए अगर आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में आपको बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग फिर वापस से एकदम बढ़िया अट्रैक्टिव है, जो कि एक वापस बोलता है कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बोल दिया करो या मरो वाला सिचुएशन है, आपको करना है तो उतना ही करना जितना आप लॉस बियर कर सकते हो, और अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, ये आपकी बात है। देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे को बढ़िया लग रही है, जो मेरे को चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है कि वो आपको अच्छी लगती हो, और जो मेरे को अच्छी लग रही हो वो आपको अच्छी नहीं लग रही हो। तो इसीलिए आप अपना एनालिसिस भी कीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि हाँ नहीं मेरे को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है। तो मैं होप करता हूं कि आपको टाटा स्टील बीएसएल का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ आपको एनालिसिस बढ़िया लगा है, और अगर आपको कोई और कंपनी का एनालिसिस भी चाहिए तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।